हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे एल टी ग्रेड 2025 फिजिक्स के मेगा सेशन में। आज हम हल करेंगे 100 एमसीक्यूज, जिसमें शामिल होंगे चैप्टर्स मैकेनिज्म, मैकेनिक्स होगी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के हर सवाल से आपके साथ मिलेगा आसान एक्सप्लेनेशन, ताकि आपका एग्ज़ाम स्कोर बढ़ सके। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। चलिए तो, और ये PYQ बेस पे होगी, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले तो हमारे ये चैप्टर्स है, उनके सब टॉपिक्स, जिसमें है मैकेनिक्स, जनरल फिजिक्स जिसको बोलते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। इसके सब टॉपिक्स ये हैं सभी के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, एक कण त्रिज्या r वाली वृत्त में समान वेग v से चल रहा है। इसका त्वरण, आकस्मिक त्वरण का परिमाण क्या होगा? परिमाण पूछा गया है। तो इसमें जैसे जो आकस्मिक के लिए बोलते हैं, एक की होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है b² r। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग L की SI इकाइयां क्या है, या SI यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है? तो एंगुलर मोमेंट की SI यूनिट होती है kg.m²/सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान m वाले पिंड 1d में परस्पर लोचदार टकराते हैं। एक आरंभ में विश्राम पर एवं टकराव के बाद उनकी गति क्या होगी? चलिए, तो दोनों रेस्ट पर रहेंगे। मूविंग टुगेदर, इनिशियल स्पीड हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड हो जाएगी। द मूविंग वन स्टॉप्स, द अदर मूव्स इनिशियल स्पीड, मतलब पहला बंद हो जाएगा और दूसरा अपनी पहली चाल से चलता रहेगा। या बोथ रिवर्स वेलोसिटी इक्वली, मतलब दोनों की रिवर्स वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द मूविंग वन स्टॉप्स एंड अदर मूव्स विद द इनिशियल स्पीड्स। समान द्रव्यमानों में वेगों का आदान प्रदान होता है इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा परिमाण एक स्केलर है? मतलब इसमें क्वांटिटी इज स्केलर। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? तो टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, मैग्नेट फील्ड भी नहीं है। इसमें पावर राइट हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेग u और कोण थीटा पर प्रक्षेपित पिंड का दायरा r समतल पर है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एज इट फीट u एट एंगल थीटा, रेंज r ऑन लेवल ग्राउंड, समतल पर। तो समतल पर क्या होगा? समतल पर होता है इसका जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल रेंज होती है, उसका फॉर्मूला होता है r बराबर u स्क्वायर होता है sin 2θ अपॉन g। ये फॉर्मूला होता है इसका, मतलब राइट आंसर इसका ये हो जाए, ऑप्शन ए। केंद्र से लंबवत अक्ष के बारे में पतली छड़ों लंबाई L का जड़त्वाघन क्या है?
समान छड़ों का जितना घन होता है 1/12, 1/12 इंटू ml²। एक पूर्ण क्रांतिक कोण क्रांति पर केंद्राभिमुख बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? 0, 2πrv mg इंटू 2πr, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि ये 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूटल फोर्स है ना, ये पार्टिकल्स मूविंग द इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जब ये सेंट्रीफ्यूटल फोर्स इन परपेंडिकुलर में होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो इस वजह से ये कार्य 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी बल नहीं होने पर इस प्रणाली में क्या संरक्षित रहेगा? काइनेटिक एनर्जी ओनली, लीनियर मोमेंटम ओनली, एंगुलर मोमेंटम ओनली, या बोथ लीनियर एंगुलर मोमेंटम बट एंगुलर ओनली, नो एक्सटर्नल टॉर्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाहरी बल ना होने पर रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। कब? जब एंगुलर ओनली हो, बाहरी कोणीय छड़ के ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से भागने की वेग, इसके वेलोसिटी पूछिए, किस पर निर्भर करती है? मास पर, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, लॉन्च एंगल, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, दोनों पे ही डिपेंड करता है। और इसका जो होता है, इसकी वेलोसिटी होती है इसकी वेलोसिटी इसकी होती है 2√2 gm/r, ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडियाबेटिक, ये हिंदी में थोड़ा सही नहीं ट्रांसलेट हुआ। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक आदर्श गैस के लिए ऊष्मा Q क्या होती है? इसमें तो 0 ही होती है, क्योंकि इसका जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है नो हीट ट्रांसफर, क्योंकि इसमें कोई हीट ट्रांसफर होती नहीं है, तो Q बराबर 0 हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें डेल्टा या डेल U बराबर -W होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये 4 नहीं है, डेल्टा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये क्या, पोइसुल का नियम किसी नली से आयतन प्रवाह दर का कौन सा प्रमाण देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल हो जाता r² की पावर 4, ये हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें पोइसल जो होता है Q बराबर पाई डेल्टा P R की पावर 4, ये होता है बटे 8 म्यू L। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन रेडियस, तो ये रेडियस पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, छोटे कंपनों के लिए सरल लोलक लेंथ की अवधि T क्या है? तो इसका फॉर्मूला एक होता है, जो होता है इसका पूरा फॉर्मूले होता है, तो √L/G। तो 2L/G होता है, तो √2 ये पहला वाला। ठीक है, क्योंकि साधारण लोलक का कार्य जो होता है ये साधारण लोलक का ही है, मतलब सरल लोलक का।
अगला क्वेश्चन है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता म्यू इक्वल टू 4, मतलब 40% है। यदि 500 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है तो आउटपुट में कितना हो कार्य होगा। कार्य बराबर, तो इसमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा दो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, वर्क बराबर म्यू इंटू क्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें बस। तो 40% का मतलब है जब ये नीचे आएगा तो पॉइंट का हो जाएगा, और इंटू 500, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 200 जूल। तो 200 जूल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हुक के नियम की वैधता क्षेत्र किससे संबंधित है। अच्छा, हुक्स लॉस वैलिड रीजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, लार्ज डेफॉर्मेशन ओनली, प्रोपोर्शनल लिमिट्स स्मॉल इलास्टिक डेफॉर्मेशन, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन रीजन, या फ्रैक्चर पॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट्स। इसमें क्या होता है, हुक्स लॉ में इसका जो फॉर्मूला होता है, हुक्स लॉ बराबर तो एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको के इंटू एक्स डिफाइन किया जाता है विद इन इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनल रीजन्स। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस स्थिति में इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन करती है। पॉइंट सोर्स इन फ्री स्पेस, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, और इन वेव गाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंट सोर्स इन फ्री स्पेस। पावर स्प्लिट ओवर स्फीयर, तो एरियाज बराबर हो जाता है, स्फीयर एरियाज बराबर होता है इसका जो वो डायरेक्टली अभी पीछे हमने कराया भी है। तो इसका हो जाता है 1/r²। ठीक है, इंस्टेंट इंटेंसिटी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और कह रहे हम कि ये पावर स्प्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो संधारित्र C1 कैपेसिटर C1 C2 श्रृंखलाबद्ध सीरीज में कनेक्टेड है, समतुल्य संधारित्रता, संधारित्रता कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस C इक्वल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है इसका, अच्छा वो फॉर्मूला ही इसमें बताना है तो वही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ओके, तो सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इसका फॉर्मूला होता है इक्वल का कैपेसिटर का। ठीक है, जब श्रृंखलाबद्ध में जोड़े जाते हैं तो ये है सीरीज के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो प्रतिबल क्या होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिकम्स, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डबल किया जा रहा है। क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो होता है हमारा, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ बताता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर, सॉरी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r²। जब अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो ये घटेगा, और ये अगर बढ़ता है तो ये घटेगी। ठीक है, तो अब जिसमें इसमें बताया गया कि दुगना किया गया तो 1/4 हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाएगा तो ये 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान छोरा प्रणाली, ये क्या, अच्छा सॉरी, स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेशन में अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी आयन ए के साथ में, तो आयन ए यहाँ लिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है 1/2 इंटू KA²। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ma² नहीं KA² है। ठीक है, तो अधिकतम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पे होगी कुल ऊर्जा, मैक्स होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा I धारण करने वाले वृत्ताकार कुंडल त्रिज्या R के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, इसका फॉर्मूला पूछा गया। तो V बराबर इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सिंगल सर्कुलर के लिए चाहिए ना, सर्कुलर रूप के लिए, सर्कुलर रूप है कैरिंग करंट I,
ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अगर सेंटर के लिए है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप्स के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा u अपॉन 0 i अपॉन 2r, ये हो जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सिंगल सर्कुलर मोशन लूप के लिए पूछा गया था, वो भी सेंटर सर्कुलर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास मुक्त गिरती वस्तु का त्वरण हवा अगर प्रतिरोध न माने। अच्छा, कोई एक वैक्यूम ले लीजिए, अगर वैक्यूम है तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो क्या राइट होगा आंसर? त्वरण क्या होगा? जीरो तो नहीं होगा, कैंसिल है ये तो। ये भी ग्रेविटी नहीं होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी, जी अपवर्ड होगा ये, क्योंकि जी अपवर्ड कैसे होगा, सॉरी जी अपवर्ड नहीं, जी डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर खींच रहा ना, तो ये नीचे की ओर खींचने के लिए होती है इसमें डाउनवर्ड, नीचे खींचेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा अपने आप से ही। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑल बॉडी एक्सक्लेरेट एट द जी रिगार्डलेस ऑफ मास, ये किसने कहा था? ये गैलीलियो साहब ने कहा था हमारे। ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, सभी वस्तुएं बराबर जी से गिरती हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। कोई भी द्रव्यमान हो, बस कंडीशन होनी चाहिए हवा प्रतिरोध ना मानते हुए। कठोर पिंड के घूमने की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी के लिए, मतलब, तो इसके लिए होगा हमारा राइट आंसर, आज तो नहीं होगा इसमें, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इसके रोटेशनल के लिए, काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लगता है। ठीक है, सम यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म वृत्तीय गति में कौन सा बना रहता है? अच्छा, समान है ये, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड, मैग्नीट्यूड, मोमेंटम वेक्टर, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीड और मैग्नीट्यूड। स्पीड मैग्नीट्यूड समान बना रहता है, कांस्टेंट रहता है मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q द्वारा दूरी R पर विद्युत विभव V बराबर क्या होगा? इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है B बराबर फॉर्मूला इसका होता है के क्यू अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां विभव V होता है। ठीक है, प्रश्न अगला है, एक ही आवृत्ति और आयाम के दो तरंगें यदि एक चरण में सुपरपोज हो, परिणाम स्वरूप आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम एज वन वेव, ट्वाइस एम्पलीट्यूड, 0, 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जब ये 2 टाइम हुआ है स्क्वायर इसका, तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंद परिक्रमा में संरक्षणशील बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्योंकि बंद है तो क्लोज्ड लूप में तो वर्क 0 ही होता है, क्लोज्ड लूप पे 0 वर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस गोले मास m, त्रिज्या r का व्यास के बारे में जड़त्व घन क्या होगा?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर्स मास m रेडियस आर अबाउट द डायमीटर इज इक्वल टू, तो डायमीटर बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है ठोस गोले का I बराबर 2/5 mr स्क्वायर ये होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर ए ऑप्शन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की समतापीय प्रक्रिया प्रक्रिया में तापमान परिवर्तन डेल्टा टी क्या होता है? तो इसमें जीरो होता है क्योंकि आदर्श गैस है, तो डेल्टा टी जो होता है परिवर्तन तो जीरो शो करेंगे, क्योंकि टी कांस्टेंट हो जाती है तो टेम्परेचर जीरो हो जाता है, क्योंकि ये आइसोथर्मल होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। रेनॉल्ड संख्या आर ई किसका संकेत देती है? जब कम आर ई का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो या कंप्रेसिबल फ्लो। तो लेमिनार फ्लो होता है, उसमें दिखाता आर ई। लो आर ई का मतलब होता है विस्कस फोर्स। हाई आर ई का मतलब टर्बुलेंस। यहाँ लो दिखा रहा ना, तो यहाँ हाई होता है टर्बुलेंस में, और पूछा गया था हाई आर ई, और यहाँ पूछा था लो आर ई। लो आर ई इंडिकेट्स लेमिनार और हाई के लिए टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो लो के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम ऊष्मागतिकीय नियम डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W यदि प्रणाली द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है और Q बराबर 0, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? तो इसमें तो क्या होना चाहिए बताइए, क्योंकि अगर Q 0 दिया गया तो 0 तो नहीं होगा, तो इसको तो काट ही दो। डिपेंड ऑन प्रोसेस भी नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, तो इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, कार्य करने पर ऊर्जा घटेगी तो निगेटिव ही हो जाती है इनिशियल जो एनर्जी होती है। आपतन कोण का परावर्तन, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यह नियम किस पर लागू होता है? रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्लेक्शन ओनली, डिफ्रेक्शन ओनली और इंटरफेरेंस ओनली। तो ये सिर्फ लागू होता है रिफ्लेक्शन पे, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिकेट्स एंगल इंसिडेंट एंगल्स रिफ्लेक्टेड एंगल्स टू इक्वल। ठीक है, तो एसी चलित श्रृंखला ओके आर एल सर्किट के अनुनाद रेजोनेंस पर प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या है? इक्वल टू आर, 0 इन्फानाइट इक्वल टू एक्स एल प्लस एक्स सी, तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू आर ओनली इफ सीरीज आर एल सी एट रेजोनेंस, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है एक्स सी के। चलिए तो अगले देखते हैं, के स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान एम के छोटे दोलनों की अवधि टी के बराबर किसके बराबर होती है? बताइए, चलिए फॉर्मूला बताइए। टी बराबर क्या होता है? टी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई अंडर एम अपॉन के। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का परिणाम है? वर्क टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क। ये टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले दो समान द्रव्यमान बटे समान ऊष्मा क्षमता वाले पिंड
संपर्क में लाए जाते हैं, संतुलन तापमान क्या होगा? चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए तो राइट आंसर, सॉरी, इसके लिए राइट आंसर तो ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है एवरेज टेम्परेचर बराबर, तो आपको लोगों को भी पता है, एवरेज टेम्परेचर बराबर होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम कहता है कि, क्या कहता है? ऑर्बिट आर एप्लेप्स, इक्वल एरिया स्वैप्ड इज इक्वल टाइम, ऑर्बिटल पीरियड स्क्वायर्ड proportional to semi-major axis cuboid, planet moves in circle, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वल एरिया स्वैप्ड इन इक्वल टाइम, बराबर समय में समान क्षेत्रफल, कोणीय वेग संवेग संरक्षित है। ये केपलर्स का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? एरिया स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, इम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जेशन। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज प्रभाव, ऊंचाई परिवर्तन नगण्य है, या अगर ऊंचाई परिवर्तन नगण्य है अगर, तो मैं बर्नौली, क्षैतिज प्रभाव में बर्नौली के अनुसार चाल बढ़ने से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, नो चेंज इन प्रेशर, डिपेंड ऑन विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज होता है क्षैतिज प्रभाव बढ़ने पर। बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द हॉरिजॉन्टल फ्लो विद द नेग्लिजिबल हाइट चेंज, इंक्रीज स्पीड, अगर चाल बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला है जो बर्नौली साहब का, तो P + 1/2 रो बी स्क्वायर, ये है इसके, तो ये पैरेलल चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो जैसे इसमें इसी पे बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ाते हैं तो जो इसका क्या प्रेशर हटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय प्रभाव में ऐसा यूनिट, चुंबकीय प्रभाव की इस ऐसा इकाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। सरल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक वेबर बराबर जो होता है, इसमें एक बता दें, चलो, एक वेबर बराबर जो होता है वो 1 टेस्ला इंटू m², ये होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रकाश में वेबर होती है। x बराबर a cos ओमेगा t वाले SHM में त्वरण a क्या होता है? तो a बराबर है यहाँ पर क्या होता है? a², अच्छा सॉरी, हाँ, तो a बराबर एक्सीलरेशन बराबर होता है d² इंटू अंडर रूट नहीं है, बटे है, बटे x है ये, बटे dt² बराबर होता है -w ओमेगा² a cos ओमेगा t बराबर -ओमेगा² x, ये होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस है, इंक्लूड करा जाएगा, -ओमेगा² a cos थीटा ओमेगा t, तो -ओमेगा² a cos थीटा WT, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यदि प्रणाली पर किया गया कार्य ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, सिस्टम लॉसेस एनर्जी टू सराउंडिंग, सिस्टम गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। अगर ऋणात्मक है तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, दैट मीन्स वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला लगता है, जहाँ पर होता है, अभी पीछे डिस्कस किया था मैंने, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्लू, जब ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान और त्रिज्या वाले एक रिंग और ठोस डिस्क बिना फिसले खुले ढलान नीचे गिरती है, कौन पहले पहुंचेगा? एक तो त्रिज्या वाले एक रिंग है और एक ठोस डिस्क है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क, क्योंकि डिस्क का जो है समान द्रव्यमान तो है, समान द्रव्यमान है और समान त्रिज्या है, लेकिन डिस्क का जो जड़त्वाभार होगा ना, जड़त्वाभार मीन्स है कि इनर्शिया फ्रिक्शन, इस पे कम लगेगा, तो इस वजह से डिस्क पहले पहुंचेगी, तो एक्सेलरेट हाई करेगी इसकी, तो इस वजह से ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बल क्षेत्र में गति करते कण का कोणीय संवेग L क्या रहता है? नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, कांस्टेंट, जीरो, ऑलवेज, इंक्रीज विद द टाइम। तो ये कंजर्व्ड रहता है, इनकांस्टेंट होता है, क्योंकि जब इसका मूविंग पार्टिकल सेंट्रल पोटेंशियल होता है, केंद्रीय बल क्षेत्र में गति करते हैं, तब कांस्टेंट रहता है ये। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण सोने की परत से होकर निकल जाते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई टाइनी वॉल्यूम एट अ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है इस वजह से, और नाभिक बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत कम ऑक्यूपाई स्पेस करता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके, तो जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन विशेष ऊष्मा का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। 1D लोचदार टक्कर के असमान द्रव्यमानों के बीच क्या संरक्षित रहता है? लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यस, राइट आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? नॉन जीरो, कांस्टेंट, जीरो, डिपेंड ऑन शेप एंड इनफाइनाइट। तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि चालक के अंदर E बराबर जीरो होता है, चालक के अंदर होता है जब, तो यहाँ E जो होता है वो जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में क्या आवश्यक है? मीडियम बिटवीन बॉडीज, डायरेक्ट कांटेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मीडियम रिक्वायर्ड, और कंडक्शन पाथवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विकिरण में रेडिएशन होता है जब ना, तो उसमें मीडियम की नीड तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फोटोन के थ्रू होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधारित्र में ये धा कहां से आया? डाइलेक्ट्रिक लगाने पर चार्ज स्थिर क्या होगा? लगाने पर क्या होगा? कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज, और वोल्टेज इंक्रीज और नो चेंज। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होंगे डाइलेक्ट्रिक लगाने पर। प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लोप आ है यहाँ पर।
ऐसे बना लो। चलिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लो स्लैश इन अ कैपेसिटर आइसोलेटेड एक्सचार्ज फिक्स्ड विल बी। तो इसमें कैपेसिटेंस जो इंक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स चार्ज में क्यू एंड सी होते हैं ये बी के बराबर। तो जब डाइलेक्ट्रिक लगता है इसमें तो ये घट जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्थ आयु 5 दिन है। चलिए, 10 दिनों के बाद अनुपात शेष क्या रहेगा? 1/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें टाइम जब डबल हुआ तो इसकी रेशियो हाफ हो गया। ठीक है, इस 1/4 हो गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कुल कार्य इक्वल टू परिवर्तन किस में होगा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इक्वल होता है तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो छोटे आयामों पर भौतिक लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है? मास ओनली, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट टू सेंटर ऑफ मास? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला जो होता है पीछे मैंने बताया है 2 पाई अंडर रूट एम जी एच डेट सी एम, ये होता है इसका। सॉरी, ये यहाँ एल है। ठीक है, यहाँ आई जो होती है वो पाइवॉट की होती है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, किस घटना से प्रकाश के तरंग स्वरूप का सबूत मिलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कंपोटेंट इफेक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार कक्षा में गति करता उपग्रह का केंद्र अभिमुख सेंट्रिफ्यूगल फोर्स किससे मिलता है? थ्रस्ट से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, मैग्नेटिक फोर्स से या फ्रिक्शन फोर्स से? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। अगला क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रिया में आदर्श गैस के लिए दाब और आयतन का संबंध कौन सा नियम देता है? बायलीज देता है, क्योंकि इसमें पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी जब कांस्टेंट हो जाता है तो आदर्श गैस के लिए होता है। छोटे आयामों पर स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली की आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती है? मास एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के, एम्पलीट्यूड ए और एम एंड के, मतलब मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम होती है। इसका राइट आंसर ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? ओके, तो इसमें वेलोसिटी देता है, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स इज प्लॉट होता है dx अपॉन dt बराबर वेलोसिटी। यदि वस्तु स्थिर त्वरण a के साथ आरंभ में विश्राम से गतिमान हो, समय t पर विस्थापन क्या होगा? विस्थापन s क्या होगा बताइए? तो हाफ ए डी स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ही यही है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हाफ ए डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर जीरो हो जाती है u तो टाइम भी जीरो, समझ गए? तो इसलिए ये कट जाएगा
क्योंकि यहाँ यू दिया नहीं गया, यू मतलब जीरो है ही है, इनिशियल स्पीड तो जीरो है ही है क्योंकि ये विश्राम से गतिमान करता है, तो हाफ ए टी स्क्वायर हमारा बचेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किस घटना को समझाता है? चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। यस, राइट आंसर इज ये। डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी चेंजेस व्हेन सोर्सेस ऑब्जर्वर मूव्स रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला एलसीआर पर अनुनाद रेजोनेंस पर धारा कैसी होगी? तो मैक्सिमम होगी इस पे विद लिमिटेड वाई आर, रेजोनेंस लिमिटेड होगा क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो होता है एक्सएल बराबर होती है एक्सी के कोएफिशिएंट से, लेकिन जब यहाँ इम्पीडेंस होता है तो ये आर पे आई मैक्स हो जाती है, ठीक है, बराबर हो जाता है वी अपॉन आर के, ठीक है, तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से निम्न में से क्या सिद्ध होता है? लाइट हैज ओनली वेव नेचर, एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी कोऑर्डिनेशन, ई इक्वल टू एस ऑफ ओनिसी। तो यस, राइट आंसर भी एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन एंड एनर्जी कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन है बाहें फैलाकर घूमने पर व्यक्ति धीमा क्यों घूमता? अच्छा, बाहें फैलाकर लोग घूमते हैं तो धीमे घूम पाते हैं, क्यों? फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता? नहीं, फ्रैक्शन तो नीचे, मास इंक्रीज होता नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाती है, कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा डिक्रीज्ड, इस वजह से। और जब इसमें एल समान होता है तो ओमेगा घटता है, अगर आई बढ़ता है तो, आई अगर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा ही घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका। यदि किसी ग्रह का तापमान और त्रिज्या दोनों दुगना कर दिया जाए तो नया इसके वेलोसिटी क्या होगा? ओके, तो किसी द्रव्यमान का अगर द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों दुगनी कर दी जाए तो इसका क्या हो जाएगा? तो दुगना टू टाइम हो जाएगा प्रीवियस से। सेम एज बिफोर कैसे रहेगा? इसमें शायद कुछ ना कुछ न्यू इसके वेलोसिटी क्या होगी इसका? ओके, हाँ, इसमें सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें आपने त्रिज्या भी बढ़ा दी और द्रव्यमान भी बढ़ा दिया, तो इस वजह से दोनों का अनुपात बढ़ा है। ओके, विशिष्ट गलन ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास to convert solid to liquid at a melting point। यस, राइट आंसर भी। गलन के लिए विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू प्रति इकाई द्रव्यमान ठोस को द्रव में बदलने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है असंगठनीय ओके द्रव के लिए कंटिन्यूटी समीकरण क्या कहता है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ए बी बराबर कांस्टेंट साइन रो थीटा, कांस्टेंट होता है, साइन रो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालक जिसकी लंबाई चुनी गई और चुंबकीय क्षेत्र V में समकोण पर चलती है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है बराबर VLV बराबर यदि है तो V दुगना हो तो ईएमएफ कितना होगा? डबल हो जाएगा। अगर V को दुगना कर रहे हो तो ईएमएफ भी तो डबल हो जाएगा क्योंकि F इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है TH और TC के बीच रिवर्सिबल कार्नेट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? वर्किंग सब्सटेंस, टेम्परेचर ओनली वन, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टेम्परेचर यूजिंग ओनली वन डैश। इसका राइट आंसर जो फॉर्मूला होता है इसमें जो म्यू बराबर होता है 1 माइनस TC अपॉन TH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
समान तीव्रता वाले दो ध्वनीय स्रोतों के संयोजन पर डीवी स्तर कैसे बदलता है? इंक्रीज बाय 3, इंक्रीज बाय 10, नो चेंज, डिक्रीज बाय 3 dB। तो इंक्रीज बाय 3 dB होता है। ओके, डबलिंग इंटेंसिटी तो +3 अप्रॉक्स होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है 10 log 10 स्क्वायर इक्वल टू 3 dB होता है। अगला क्वेश्चन है अप्रक्षेप्य टक्कर, क्वांटिटीज ऑफ कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, बोथ काइनेटिक एंड मोमेंटम, नाइदर। तो इसमें लीनियर मोमेंटम हो जाता है राइट आंसर, क्योंकि रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। इसमें गतिज ऊर्जा आंशिक रूप से खो सकती है। अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ रखी जाए तो बड़ा आभासी चित्र बनेगा? ओके, तो बड़ा बनाना है और आभासी भी बनाना है, तो P और F के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो पिक्चर जो है वो लार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है ग्रह के परिक्रमण की अवधि और अर्ध प्रमुख अक्ष ए के बीच टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यू संबंध कौन सा केपलर का नियम है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड में यही तीसरा नियम बताया गया है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए क्यू। यू बराबर के क्यू 1 क्यू, के बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि Q1 Q2 अपॉन आर। ये क्वेश्चन, यदि दोनों आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो U क्या होगा? ओके, तो ये तो सीधी सीधी बात है, अगर इनको दुगना करोगे तो ये 4 गुना हो ही जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर इसको दुगना करते तो ये हाफ हो जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, आदर्श एक परमाणु गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है? प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर, PNV वॉल्यूम और प्रेशर दोनों पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में सबसे तेज होता है? एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि के लिए मीडियम की नीड होती है, तो स्टील सबसे बेस्ट है, और वैक्यूम में तो होता ही नहीं है। एयर में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वो उससे ज़्यादा फिर वाटर में, फिर इसके बाद एयर में आता है। तो जैसे अगर, क्योंकि स्टील सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर वाटर ले लो या लिक्विड ले लो। लिक्विड ले लो, फिर एयर या गैसेस, गैसें। ठीक है, वैक्यूम में तो चलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है चालक में इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोबिलिटी पर। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड परीक्षण में बड़े कोण पर बिखराव किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम रिपल्सन एंड न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर क्लोज अप्रोच टू न्यूक्लियस। अल्फा कण के नाभिक के निकट अल्फा कण के नाभिक के निकट जब आते हैं तो विद्युतिक परावर्तन बड़े कोण देता है। यंग का गुणांक, यंग्स मॉडल हैज डायमेंशंस ऑफ। तो डायमेंशन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेशर इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल टू PA या पास्कल। ठीक, तो एक गाड़ी द्रव्यमान m जिसकी गति b है आराम होकर t में ठहरती है, समय t में ठहरती है। इसका इम्पल्स गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v, इनिशियल वेलोसिटी b है इसकी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्स इंटू टाइम होता है डेल्टा P इक्वल टू m0 माइनस v इक्वल टू हो जाएगा माइनस mb, मैग्नीट्यूड mb हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी एंड एटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए सीपी और सीबी का संबंध क्या होता है? आइडियल गैस के लिए तो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, इसमें होगा आइडियल गैस जो होती है, हाँ तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मेयर्स का जो रिलेशन फॉर गैस के लिए है, मेयर्स आपका जो, तो उसमें यही होता है आइडियल गैस का जो है सीपी माइनस सीबी। ठीक है, अगला प्रश्न है जो पहिए के बंधे बिंदु द्रव्यमान का कोणीय संवेग क्यों बदल सकता है जब व्हील स्पिन बड़े हैं? व्हील स्पिन जब बड़े होते हैं तो क्यों बदल सकता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा चेंजेस लेंथ, ये तो आई इंटू ओमेगा होती है, क्योंकि ओमेगा बढ़ाने पर एल बढ़ता है। ठीक है, अब एल बढ़ेगा तो आई स्थिर रहने पर होता है ये, अगर आई स्थिर कर दो इसको, तो अगर ओमेगा ओमेगा बढ़ा दोगे तो एल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोनों सिरों पर बंधी स्ट्रिंग पर खड़े तरंगों के लिए अनुमत तरंग दैर्ध्य लैम्डा एंड न्यू क्या होगा? इक्वल टू एल लेंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाए 2l अपॉन n। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन है रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए हमारा कथन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंट्रोपी चेंजेस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू 0 जब होगा तो फॉर रिवर्सिबल, और 0 से ज़्यादा होगा तो इरिवर्सिबल। ठीक है, पुनरावृत्ति के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी शून्य परिवर्तन होता है, अपरिवर्तन होता है। ठीक है, शून्य से ज़्यादा होता है तो सतह से प्रक्षेप की पृथ्वी के गुरुत्व के से भागने के लिए न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मास क्या होना चाहिए? तो अभी जैसे कि उसमें पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बराबर जी एम अपॉन आर, ये आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के मिनिमम और जी एम अपॉन आर, इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी ऑप्शन ए। हाँ, हाफ एम बी, हाफ एम इसकी वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल, एब्सोल्यूट फ्लक्स ओनली, क्रॉस सेक्शन एरिया ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। इसका जहाँ फॉर्मूला जो होता है सिग्मा अपॉन सिग्मा इक्वल टू -5 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये फेराडे साहब का लॉ है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, माइनस है यहाँ पर ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्वरण ए इक्वल टू -kx हो विस्थापन प्रतिस्थापन की विपरीत अनुपातिक, तो यह गति क्या कहलाती है? डंप्स ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, रैंडम मोशन। तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को ही बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, जिसको ए बराबर बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कोमा हेयर के बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये बनता है। अगला प्रश्न है, तो ऊर्जा की इक्विपार्टीशन नियम का कड़ाई से प्रयोग किसके लिए होता है? क्लासिकल आइडियल गैसेस एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम, हाई टेम्परेचर के लिए होता है। राइट ऑप्शन ए।
उच्च ताप पर क्लासिकल गैसों की ठीक क्वांटम प्रभाव निचली पट्टी में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा। वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। क्या राइट आंसर होगी? तो वेवलेंथ इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, एफ स्थिर रहता है इसमें मीडियम चेंज होने पर, लेकिन गति और लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो घट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र और सतह समान एरिया नॉर्मल के बीच कोण का प्रभाव अधिकतम होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री और 45 डिग्री पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0 डिग्री पर। ओके, 0 डिग्री पर ही नॉर्मल रहेगी। इस कोण का अधिकतम प्रभाव होगी क्योंकि सतह और क्षेत्र समान है ना, इस वजह से। तो कॉस थीटा जब अधिकतम 1 पर होगा और थीटा वैल्यू जब एक तभी होगी जब 0 डिग्री होगी, अधिकतम 5 होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तृतीय नियम किन परिस्थितियों में विफल होता है? ऑलवेज वैलिड नहीं, इसमें क्या है कि इसमें जब इन प्रेजेंस इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मोमेंटम ट्रांसफर अनलेस फील्ड इंक्लूड इन क्लासिकल मैकेनिक एंड ऑलवेज वैलिड नीड टू इंक्लूड फील्ड मोमेंटम टू कंजर्व ओवरऑल मोमेंटम, वी और सी कंबाइंड एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाँ, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कणों पर लगने वाले बलों में ध्यान रखा जाता है टिल्यून का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब मोमेंटम अकॉर्डिंग टू होता है तो अनलेस फील्ड इंक्लूड होती है, तो इसमें एक्शन रिएक्शन होल्ड कर देता है और पार्टिकल प्लस फील्ड कंबाइंड अपॉइंटमेंट अपरेंट वायलेशन होता है। तो EM जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है मोमेंटम नॉट कंसीडर्स होता है इस वजह से, ठीक है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, आदर्श गैस का तापमान केल्विन में दुगना किया जाए तो RMS ओके गति क्या होगी? डबल, इंक्रीज्ड बाय, अंडर 2 टाइम्स, हाफ और अनचेंज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड बाय अंडर 2 टाइम्स। इसका फॉर्मूला ही यही होता है कि अगर RMS दुगना होता है तो टेम्परेचर दुगना होता है तो RMS की गति अंडर 2 टाइम डबल्स होती है, 2 टाइम्स होती है। अगला प्रश्न है, बसंत में खींचने वाली संभावित ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर, यदि कि एक्स को दुगना कर दें तो ऊर्जा ओके। तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग ओके। तो सेम रहेगा, ट्वाइस रहेगा 4 टाइम। तो क्योंकि 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि ये दुगना कर रहे हो ना एक्स को दुगना जब करोगे तो एक्स पे लगी है स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी, विस्तार जो होगा वो दुगना 4 टाइम हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में छोटे परिवर्तन मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गाउस मीटर या मैग्नेटोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमीटर। गैस मीटर या मैग्नेटोमीटर फील्ड नापते हैं, जो फ्लक्स गेट और हॉल प्रोब होते हैं, मेजर्स बी फील्ड नापते हैं ये लोग, ये मीटर। संपर्क में रखे गए 2 लेंस जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, समतुल्य फोकल लेंथ f क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/, इसका तो फॉर्मूला ही वही है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी कण का डी ब्रोगली लैम्डा बराबर मोमेंटम p क्या होगा? तो h/p हो जाता है इसमें। डी ब्रोगली रिलेशन जो होता है वो लैम्डा बराबर होता है h/p, ये होता है इसका। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा, स्रोत नज़दीक आते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है ओके, कारण बताओ क्या कारण? वेवलेंथ डिक्रीज्ड और हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेवलेंथ डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होती है इंक्रीज स्रोत के आने पर कम हो जाती है तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते? बोर मॉडल में किस बात का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड स्टेबल ऑर्बिट विद क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम MBR एंड टॉर्च बोर पोस्टुलेट मोड। तो बोर साहब ने ये प्रस्तावित कर निश्चित कक्षाएं दी थी जहां इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होता। अगला प्रश्न है क्यू V/V अगर V और V समान दिशा में हो तो बल कितना होगा? 0 मैक्सिमम QV या फिर QVV साइन थीटा विद थीटा इक्वल टू 0 QVV, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है समतल गोल आवरण के अंदर गुरुत्व संभावित क्या है? V इज कांस्टेंट होता है, वेरीज नहीं करता है, कांस्टेंट सेम एज दैट सरफेस। अगला प्रश्न है इसका नाम है डेल स्क्वायर V इक्वल टू माइनस रो अपॉन सिग्मा 0 में यदि निर्वात P बराबर 0 है, रो बराबर 0 है, तो समीकरण क्या बनता है? लाप्लास इक्वेशन बनाती है। ठीक है। जहाँ निर्वात में डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0 यानी लाप्लास समीकरण, ये लाप्लास समीकरण ही है ये पूरा जो कैसे लिखी हुई है। F बराबर माइनस बी के साथ V समय के साथ x में घटता है। समय खिंच स्थिरांक टाउ इक्वल टू m अपॉन v। यदि m दुगना हो तो टाउ कितना होगा? टाउ भी 2 दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर में है। अगर m को दुगना कर रहे हो तो ये टाउ भी तो दुगना हो जाएगा। हाँ, अगर v को बढ़ाते तो ये घटता टाउ। अवचालक इंडक्टर में ऊर्जा 1/2L/I² यदि धारा दुगनी हो जाए तो, अब जैसे इसमें धारा दुगनी कर रहे हो तो ये 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये 4 टाइम डबल हो जाएगी। अगला प्रश्न है गैस के अणुओं की मीन फ्री पाथ कब घटती है? जैसे इसमें जो दिया गया है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो मोर कोलिजन होता है गैसों के अणुओं में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन फ्री पाथ लैम्डा इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1। देखो जो लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/n रो। ठीक है। तो जब ये क्या नाम कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्री पाथ में घटते हैं। अगला प्रश्न नहीं है। ओके। तो यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन टोटल जो थे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। रिवाइज हैं क्वेश्चन सभी, और ये PYQs मिक्स्ड है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ठीक है। और अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा और आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे थे कलेक्शन, तो वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। ताकि आपको एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो मिले। नीचे कमेंट करें और अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं हम आपके लिए बनाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें, कंसिस्टेंट रहें और इंटीग्रेट एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करें। ठीक है। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है। चलिए, और थैंक यू। चलिए बाय।